हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएचपी कंप्यूटर ज्ञान। आज की वीडियो में मैं आपको आईएबीएफ एग्जाम के कुछ नए प्रश्नों को लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन की ओर चलते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है, डाकघर बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है। तो इसमें पहला विकल्प है 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, 500 रुपये। जो डाकघर बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि होती है वो हमारा 500 रुपये होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डाकघर बचत खाता खोल सकता है। तो इसमें पहला है एक केवल वयस्क, और दूसरा है नवलिंग की ओर से एक अभिभावक, और चौथा है एक विकृत दिमाग की ओर से एक अभिभावक, और चौथा है इन सभी। तो ये सभी हमारे डाकघर में बचत खाता खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त पीयूएसबी खाता केवल कितने वयस्क द्वारा खोला जा सकता है। तो इसमें पहला विकल्प है केवल 2, और दूसरा है केवल 3, और चौथा है संयुक्त खाता नहीं खोला जा सकता, और चौथा है संयुक्त संरक्षक की कोई सीमा नहीं। तो इसमें पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, केवल 2 व्यक्ति ही संयुक्त पीयूएसबी खाता खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा पहले ही खाली स्थान दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है, वर्ष से अधिक आयु का अभिभाषक अपने नाम से पीओएसबी खाता खोल सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कितने साल से अधिक का अभिभाषक अपने नाम से पीओएसबी खाता खोल सकता है। तो इसमें पहला विकल्प है नवलिंग पीओएसबी खाता नहीं खोल सकता, दूसरा है 10 वर्ष, और तीसरा है 7 वर्ष, और चौथा है 16 वर्ष। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 10 वर्ष से अधिक का अभिभाषक अपने नाम से खाता खोल सकता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11/12/2020 से प्रभावी पीओएसबी खातों में न्यूनतम राशि क्या है। तो इस पहला विकल्प ही हमारा बिल्कुल सही है, 500 रुपये। जो पीओएसबी खाते में न्यूनतम राशि होती है वो 500 रुपये होती है। अगला क्वेश्चन है, पीओएसबी जुलाई 2021 तक के तहत व्यक्तिगत संयुक्त खातों पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज है। तो इसमें पहला विकल्प है 3.5%, और दूसरा है 3%, तीसरा है 4%, और चौथा है 5%। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 4%। अगला क्वेश्चन है, पीओएसबी योजना के तहत एक व्यक्ति द्वारा एकल खाते के रूप में कितने खाते खोले जा सकते हैं। तो पहला विकल्प है केवल 1, और दूसरा है 2, और तीसरा है 5, और चौथा है कोई सीमा नहीं। तो इसमें पहला विकल्प बिल्कुल सही है, केवल 1। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या पीओएसबी योजना के तहत एकल को संयुक्त में या उसके विपरीत में बदलने की अनुमति है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि पीओएसबी योजना के तहत एकल को संयुक्त में या संयुक्त को एकल में बदलने की अनुमति है। तो इसमें नहीं है, तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाकघर बचत खाते के तहत न्यूनतम निकासी राशि क्या है। तो पहला विकल्प है 500, और दूसरा है 100, और तीसरा है 50, और चौथा है 10। और तो इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 50 रुपये। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, डाकघर बचत खाते के तहत अधिकतम जमा राशि क्या है। तो पहला विकल्प है रुपये 1 लाख, और दूसरा है रुपये 1.5 लाख, और तीसरा है 10 लाख, और चौथा है कोई सीमा नहीं। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, कोई सीमा नहीं। इसमें अगला क्वेश्चन है, खाते में शेष राशि रुपये तक नहीं बढ़ाने की स्थिति में प्रति वर्ष के अंत में 500 रुपये डैश खाता रखरखाव शुल्क के रूप में कटौती की जाएगी। तो इसमें पहला विकल्प है 10 रुपये, और दूसरा है 50 रुपये, और तीसरा है 100 रुपये, और चौथा है 500 रुपये। तो इसमें रखरखाव शुल्क के रूप में 100 रुपये की कटौती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगर पीओएसबी के तहत खाते की राशि शून्य हो जाती है तो क्या होगा। तो इस पहला विकल्प है खाता चुप हो जाएगा, और दूसरा है खाता सक्रिय हो जाएगा, और तीसरा है खाता स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीओएसबी ब्याज की गणना महीने के 10 तारीख और महीने के अंत के बीच डैश शेष राशि के आधार पर की जाएगी, और केवल पूरे रुपए की अनुमति दी जाएगी। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है न्यूनतम, दूसरा है अधिकतम, और तीसरा है औसत, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है, न्यूनतम। यदि माह के 10वें और अंतिम दिन के बीच की शेष राशि डैश से कम हो तो किसी माह का कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो इसमें पहला विकल्प है 100 रुपये, और दूसरा है 500, और तीसरा है 50, और चौथा है 10 रुपये। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 500 रुपये से कम होगी तो किसी भी माह का ब्याज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाता बंद करने के समय पीयू बचत खाते के तहत उस डैश माह तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा जिसमें खाता बंद है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है पूर्ववर्ती, दूसरा है वर्तमान। तो इसमें पूर्ववर्ती माह तक का ब्याज का भुगतान किया जाएगा जिसमें हमारा खाता बंद है। तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओएसबी के तहत यदि लगातार डैश वित्तीय वर्षों के दौरान खाते में कोई जमा निकासी नहीं होती है तो खाते को मौन या निष्क्रिय माना जाएगा। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है 2 और दूसरा है 3 और तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। यदि 3 वित्तीय वर्षों के दौरान खाते में कोई निकासी या जमा नहीं की जाती है तो खाता को मौन या निष्क्रिय माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा पीओ बचत खाते पर उपलब्ध है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है चेकबुक, दूसरा है एटीएम कार्ड और तीसरा है ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग और चौथा है यह सभी। तो यह सभी हमें सुविधाएं पीओ बचत खाते पर उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग लोकपाल योजना निम्नलिखित में से व्यवसाय पर लागू होती है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है आरआरबी को छोड़कर सभी वाणिज्य बैंक और दूसरा है आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक और तीसरा है केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और चौथा है सभी बैंक कंपनियां। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक पर व्यवसाय पर लागू होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करने की समीक्षा अवधि क्या है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प है 1 साल। अगर बैंक ने शिकायत खारिज कर दिया है या बैंक का जवाब संतोषजनक नहीं है, यदि बैंक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह 1 वर्ष और 1 माह है। एटीएम कार्ड डैश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें हमें बताना है एटीएम किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पहला विकल्प है केवल किसी एटीएम में लेन देन के लिए और दूसरा है व्यापार के साथ सभी केंद्र डिवाइस पर लेन देन और तीसरा है इंटरनेट पर ऑनलाइन लेन देन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यह सभी हमारे विकल्प बिल्कुल ही सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक का कर्तव्य नहीं है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है ग्राहक के खाते के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का और दूसरा है पासबुक विवरण आदि जारी करने का और तीसरा है ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य और चौथा है चेकबुक, बिल आदि एकत्रित करने का कर्तव्य। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प है ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर से चलाने का कर्तव्य। ये हमारा बैंक का कर्तव्य नहीं है, यही विकल्प बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक परिपरिचय से इरादतन चूककर्ता का संकेत है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है वे किसी न किसी बहाने से वसूली एजेंट के कॉल का जवाब देने से बचते हैं और दूसरा है जब भी कहा जाता है वे वसूली एजेंट से मिलते हैं लेकिन बाजार की स्थितियों के कारण भुगतान करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प है वे वास्तविक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वसूली एजेंट से नहीं मिलेंगे, फ़ोन पर मेडिकल रिकॉर्ड साझा करेंगे और बाद में मिलने का दावा करेंगे और चौथा विकल्प है जब भी कहा जाता है वे वसूली एजेंट से मिलेंगे और भुगतान करने का वादा करेंगे। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है, वो किसी न किसी बहाने से वसूली एजेंट के जवाब देने से बचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सक्रिय सुमड़ी बेसी के लिए अच्छे संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सक्रिय सुमरण के फायदे की पहचान करें। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है यह ग्राहक को भ्रमित करने में मदद करता है और इस प्रकार विक्रय को बढ़ा देता है और दूसरा है इससे ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है और तीसरा है यह ग्राहक को बीसीए के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में अवसरित करता है और चौथा है यह ग्राहक के बीसीए के वैयक्तिक कौशल के बारे में अवसर करता है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, इससे ग्राहक की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ज कार्ड डैश के समान होता है। इसमें हमें बताना है चार्ज कार्ड किसके समान होता है। तो इसमें पहला विकल्प है मूल्य संचित कार्ड और दूसरा है प्रीपेड कार्ड और तीसरा है क्रेडिट कार्ड और चौथा है डेबिट कार्ड। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, क्रेडिट कार्ड के समान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र CSP के लिए आवश्यक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में ही विकल्प दिए हुए हैं। तो पहला विकल्प है
प्रतिबद्धता, और दूसरा है सत्यनिष्ठा, और तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इसमें हमारा जो है तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं, तो इसमें हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पर हम चेक मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड लेवल एटीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हमें जो गलत कथन है वही हमें बताना है। इसमें पहला विकल्प है यह एटीएम प्रायोजक बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होंगे। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प है बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है और उसका संचालन करता है, उसके बिलों आदि का भुगतान करता है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। तो इसमें हमारा जो है पहला और दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इस पे हम चेक मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक का कर्तव्य नहीं है। इसमें पहला विकल्प है ग्राहक के खाते में गोपनीयता बनाए रखने का कर्तव्य, और दूसरा है पासबुक विवरण आदि जारी करने का कर्तव्य, और तीसरा है ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य, और चौथा है चेकबुक आदि एकत्रित करने का कर्तव्य। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर हम चेक मार्क लगा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।